हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश दहिया फिजिक्स के इस ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम वेव नेचर ऑफ लाइट स्टडी कर रहे थे। वेव नेचर ऑफ लाइट में हम लोगों ने वेव फ्रंट के डेफिनेशन देख ली थी, वेव फ्रंट के टाइप देख लिए थे, हाइगन्स प्रिंसिपल देख लिया था एंड हाइगन प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन जैसे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को हमने देख लिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। छोटा सा इसमें प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या होता है कि एक दूसरे पे मिलना। आपकी दो लाइट रेज हैं, दो लाइट वेव्स हैं जो एक दूसरे पे मिलती है, मतलब वो सुपरपोज होती हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा और उनसे कौन सी फिनोमिनाज होंगे वो हम उनका स्टडी करेंगे। लिखिए, देखेंगे क्या होता है इसके डिफरेंस। इफ टू और मोर लाइट रेज, लाइट वेव्स कर दो, रेज की जगह वेव्स, propagating in a medium, चाहे मीडियम दे दो चाहे वैक्यूम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीडियम सुपरपोज ऑन each other then displacement of resultant wave is equal to algebraic sum of displacements of all waves, मतलब जितने भी इसमें वेव रहेंगे, जितने वेव टू और मोर, मिनिमम टू होने चाहिए, उसके बाद कितने भी हो सकते हैं, अगर वो एक दूसरे पे सुपरपोज करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो होगा क्या, जो रिजल्टेंट उनका वेव बनेगा। देखिए, अगर वो एक दूसरे पे सुपरपोज होते हैं तो डेफिनेट कोई रिजल्टेंट वेव बनेगा। अब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोल सकते हो या डिस्प्लेसमेंट वेव बोल सकते हो, वो सारे जो वेव हैं उनके डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। तो ये आपको माइंड में रखना है। तो इससे रिजल्टेंट का इक्वेशन क्या बनेगा, रिजल्टेंट को कैपिटल वाई से शो कर दिया आपने, और कैपिटल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट, y2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, y3 थर्ड का डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार से ये सीक्वेंस, अगर n वेव्स एक दूसरे पे क्या हो रही हो, सुपरपोज हो रही हो, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाएगा। इसमें रिजल्टेंट वेव होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट है, वो इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन मानो या छोटा सा प्रिंसिपल मानो, इसको आपको ज़्यादा माइंड में नहीं रखना है। बस ये रखना है कि अगर इफ टू और मोर वेव्स सुपरपोज ऑन ईच अदर देन दे जनरेट ए रिजल्टेंट वेव, एंड रिजल्टेंट वेव का जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो उन सब के डिस्प्लेसमेंट के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन और देखते हैं, वो है कोहेरेंट लाइट सोर्स। इफ phase difference between waves coming from two light source is never चेंज। नेवर चेंज मतलब कभी नहीं बदले, तो वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आप कांस्टेंट भी देख सकते हो, सोर्स इज कांस्टेंट, नेवर चेंज की जगह कांस्टेंट दे सकते हो, या मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कांस्टेंट विद टाइम। मतलब ऐसे लाइट सोर्स जिनसे जो रेज या वेव्स आ रही हैं, सॉरी वेव्स ही इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, वेव्स आ रही हैं, अगर वो उन वेव्स का फेज डिफरेंस है,
फेज डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस बोल सकते हो, इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस बोल सकते हो कि जहाँ से वेव आ रही है वो दोनों एक ही टाइम पे और एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, तो वो फेज होता है उनका, फेज डिफरेंस जीरो होता है। मान लो टाइम अलग है, इनिशियल पॉइंट भी अलग है, तब वो अगर वेव जनरेट हो रही है तो उनमें फेज डिफरेंस होता है। पर वो फेज डिफरेंस अगर टाइम के साथ एक बार जितना है इनिशियल में उतना ही अगर एंडिंग में रहे तो वो फेज डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ऐसे जो लाइट सोर्स होंगे क्या कहलाएंगे, आपके कोहेरेंट कहलाएंगे। देन द लाइट सोर्स आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। इस कंडीशन में जो लाइट सोर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके कोहेरेंट लाइट सोर्स कहलाएंगे। अब इसी में एक और है, इनकोहेरेंट भी होते हैं, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, जो फेज डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। इफ फेज डिफरेंस between waves coming from two light source is changed with time, then the light sources are called incoherent light source। मतलब ये इनकोहेरेंट लाइट सोर्स होंगे। इधर डायग्राम में देखें कोहेरेंट क्या होता है। मान लो एक वेव ये ऐसे शुरू हुई, दूसरी यहाँ से शुरू हो, पर फेज डिफरेंस इनके बीच में हमेशा क्या रहे, सेम। जितनी डिस्टेंस यहाँ पे है उतनी डिस्टेंस यहाँ पे रहे, उतनी डिस्टेंस यहाँ पे रहे, उतनी डिस्टेंस यहाँ पे रहे, तो ये ऐसे लाइट सोर्स क्या कहलाएंगे, आपके कोहेरेंट लाइट सोर्स कहलाएंगे। एक्चुअल में ये दोनों का इनिशियल पॉइंट एक टाइम नहीं है, मतलब इनके बीच में फेज डिफरेंस तो है। फेज डिफरेंस यही होता है, एक साथ शुरू होते तो फेज डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता। पर यहाँ फेज डिफरेंस है, पर वो फेज डिफरेंस और क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे, तो वो क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट लाइट सोर्स कहलाएंगे। और एक यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इधर देखते हैं, एक लाइट वेव ये है, दूसरी यहाँ से शुरू हुई, और देखिए ये यहाँ फेज डिफरेंस इतना था, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ सेकेंड वेव वो पहले आ गई, तो मतलब फेज डिफरेंस है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में और इन सोर्सेज को क्या कहा जाएगा, इनकोहेरेंट सोर्स कहा जाएगा, और ये कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे जिनमें फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो, कांस्टेंट रहे। तो स्टूडेंट ये हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और लाइट सोर्स के टाइप देख लिए हैं। अब इसमें जो कोहेरेंट लाइट सोर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक फिनोमिना शो करेंगे, और उस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा, इंटरफेरेंस कहा जाएगा, जिसके बारे में स्टडी करते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन या नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिना होता है लाइट का जिसकी एक्सप्लेनेशन हम वेव नेचर से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ टू लाइट waves of equal frequency, इक्वल फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, एंड अप्रोक्सीमेट इक्वल एम्पलीट्यूड। मतलब क्या होना चाहिए, उनका फ्रिक्वेंसी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए ताकि उनमें फेज डिफरेंस ना आए। फेज डिफरेंस आपकी फ्रिक्वेंसी की वजह से ही आता है। और अप्रोक्सीमेट इक्वल क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड होना चाहिए, एम्पलीट्यूड प्रोपोगेटिंग इन सेम डायरेक्शन
इन ए मीडियम। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक मीडियम हो सेम डायरेक्शन में उन्हें प्रोपोगेट करनी चाहिए। ये नहीं हो कि एक दूसरे के अपोजिट आए और एक दूसरे को सुपरपोज कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही डायरेक्शन में वो क्या करनी चाहिए, ट्रेवल करनी, इन ए मीडियम ट्रेवल करनी चाहिए। तो इन ए मीडियम इफ टू लाइट वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेट इक्वल एम्पलीट्यूड प्रोपोगेटिंग इन सेम मीडियम propagating in same direction in a medium superpose on each other then अगर वो एक दूसरे पे सुपरपोज क्या करते हैं, तो सुपरपोज करते हैं तो होता क्या है, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, वो क्या हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। देन resultant intensity of light redistributed in medium. This phenomena is called interference। देखिए स्टूडेंट, जो इंटरफेरेंस है उसमें दो मतलब टू लाइट वेव हैं, वो एक ही डायरेक्शन में क्या करनी चाहिए, ट्रेवल करनी चाहिए। इस प्रकार से वेव जा रही हो आपकी, और उनका फ्रिक्वेंसी इक्वल होना चाहिए और उनके एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेट इक्वल होना चाहिए। तब वो क्या होते हैं, सुपरपोज होते हैं। तो मीडियम में कहीं आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम, और कहीं क्या हो जाती है, मैक्सिमम। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, यहाँ मैं बता देता हूँ, मिनिमम या कुछ पॉइंट्स पे क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी इंटेंसिटी, और कुछ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। कैसे होती है उसको एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, कोहेरेंट लाइट सोर्स हैं वो इस इंटरफेरेंस को शो करते हैं। वो नेसेसरी कंडीशन में बता दूंगा। मान लो कोई व्हीकल है वो ट्रेवल कर रहा है नाइट के टाइम, तो उसके जो हेडलाइट्स होते हैं, ये हेडलाइट्स एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं और इनकी इंटेंसिटी सेम होती है। इनकी पावर बोल सकते हो आप लाइट को एमिट करने की, वो सेम होती है और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट है वो एमिट करेंगी, मतलब इस डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी की लाइट्स हैं वो एमिट करेंगी। और इनमें फेज डिफरेंस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या जीरो रहेगा। मान लो कांस्टेंट रहा तो अब होगा क्या, जब ये लाइट वेव हैं वो देखिए एक ही डायरेक्शन में जाएंगे आगे की तरफ, ये एक दूसरे पे सुपरपोज होंगी तो कौन सी फिनोमिना शो करेंगी, आपके इंटरफेरेंस शो करेंगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखिए गए व्हीकल्स की हेडलाइट को लेके, और आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। अब होगा क्या, जब ये सुपरपोज होंगे तो ये ऐसे होगा कि ये एक ऐसा पॉइंट बनेगा, ये जो व्हाइट स्पॉट है इसमें क्या होगा, लाइट मैक्सिमम होगी, जबकि ऊपर और नीचे इसके दो स्पॉट ऐसे बनेंगे जहां पे बिल्कुल डार्कनेस रहेगी, अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फिर से ऊपर दो व्हाइट स्पॉट बन गए जहाँ पे लाइट मैक्सिमम, फिर से यहाँ पे इंटेंसिटी है वो जीरो हो जाएगी, मतलब इन पे बिल्कुल अंधेरा होगा, डार्कनेस होगी, जबकि इन पॉइंट्स पे क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रोशनी रहेगी। बहुत ज़्यादा रोशनी रहेगी, ये नहीं कि नॉर्मल रोशनी, बहुत ज़्यादा रोशनी रहेगी, इसमें लाइट बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, आपके इंटरफेरेंस कहा जाता है। नाइट के टाइम में ये व्हीकल ट्रेवल जो करते हैं लोग, उनको ये फील होता है। अब इसमें समस्या क्या आती है, मान लो इधर से कोई व्हीकल आ रहा है तो इसका जो ड्राइवर है उसको इस पॉइंट पे तो क्या है, बहुत ज़्यादा रोशनी होने की वजह से वैसे दिखाई नहीं देगा, और इन पॉइंट्स पे रोशनी बिल्कुल कम है तो वहाँ डार्कनेस रहेगी तो उसे वैसे दिखाई नहीं देगा। तो मतलब ये एक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है रात को व्हीकल्स को ड्राइव करने में। इसलिए कहा जाता है कि नाइट को सेफुल रहो और उसमें रेडियम वगैरह की पट्टी लगा के चलो ताकि क्लियरली दिखाई दे। तो ये इंटरफेरेंस की वजह से ही होता है स्टूडेंट। तो इंटरफेरेंस आप समझ गए होंगे। काफ़ी बार टीचर पूछ लेता है कि दो टॉर्च आपने, बिल्कुल दो टॉर्च समान है, एक जैसी है, उनको हाथ में लेके खड़े हो गए तो सामने से जो व्यक्ति आ रहा है उसे कौन सी घटना दिखाई देगी। ऐसे दो टॉर्च ले रखे हैं आप लोगों ने, सामने से कोई व्यक्ति आएगा तो उसे कौन सी घटना दिखाई देगी, इंटरफेरेंस, क्योंकि वो हेडलाइट की तरह ही वर्क करेंगे। समान इक्वल फ्रीक्वेंसी और इक्वल एम्पलीट्यूड की लगभग जो वेव्स रहेंगी वो सुपरपोज होंगी, और सुपरपोज होने के बाद कौन सी जो आपकी फिनोमिना है वो शो करेंगे, इंटरफेरेंस को क्या करेंगे, शो करेंगे स्टूडेंट। तो ये हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में समझ लिया है। अब इसके टाइप देखते हैं स्टूडेंट, टाइप क्या क्या हैं इसके, कौन से टाइप हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं स्टूडेंट। जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है उसे कुछ एक नेम दिया गया है जिसका नेम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
मतलब ये कंस्ट्रक्ट करेगा। कंस्ट्रक्ट का मतलब कुछ चीज़ बनाएगा। बनाएगा क्या? लाइट मैक्सिमम बनाएगा ये। इसका मतलब ये है कि ये लाइट को क्या बनाएगा? मैक्सिमम बनाएगा। कंस्ट्रक्टिव है तो देखेंगे इन फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस in phenomena of interference the points on which intensity of light is maximum, there light waves superpose in सेम फेज। इंपॉर्टेंट है सेम फेज इसमें, कि ऐसे पॉइंट्स इंटरफेरेंस के जो फिनोमिना है उसमें ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे लाइट वेव्स होते हैं, वो लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, वहाँ पे वेव्स क्या करती हैं? लाइट वेव्स सुपरपोज इन सेम फेज। सेम फेज क्या होता है मैं आपको डायग्राम में क्लियर कर दूंगा। इन दिस कंडीशन इंटरफेरेंस is called constructive interference। ऐसी कंडीशन में जो आपका इंटरफेरेंस होगा वो कैसा कहलाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। मतलब मीडियम में जिन पॉइंट्स पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे वेव्स क्या होंगी? सेम फेज में आपके सुपरपोज करेंगी, सेम फेज में सुपरपोज करेंगी, तो उस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होगा उसे क्या कहा जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। अब इसका डायग्राम देखते हैं कि क्या होता है ये। डायग्राम से शो करेंगे इसे। ये मान लो एक छोटी वेव है, स्मॉल वेव, जिसका एम्पलीट्यूड कम है। अब इसका एम्पलीट्यूड हमने दे दिया A1। अब सेम फेज में दूसरी वेव, दोनों सेम फेज में होनी चाहिए। सेम फेज का मतलब जहां से ये लाइट वेव्स इनिशिएट किया है इसने, वहीं पे इनिशिएट होनी चाहिए। दोनों एक साथ मैक्सिमम होनी चाहिए, एक साथ जीरो, एक साथ मिनिमम और एक साथ फिर से जीरो होनी चाहिए। मतलब सेकंड वेव ये ले लिया आपने, थोड़े से बड़े एम्पलीट्यूड वाली। ज़्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड आपको लेना नहीं है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट इक्वल एम्पलीट्यूड होना चाहिए वेव्स का जो इंटरफेरेंस शो करती हैं। ये एक सेकेंड वेव ले लिया आपने, इसका आपने एम्पलीट्यूड कितना शो कर दिया? ये A2 शो कर दिया। दो देर आर टू लाइट वेव विच आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, मैक्सिमम एक साथ होनी चाहिए, जीरो एक साथ होनी चाहिए, मिनिमम एक साथ होनी चाहिए और फिर से जीरो एक साथ होनी चाहिए। दिस वेव्स आर इन सेम फेज। सेम फेज होंगे तो इंटेंसिटी क्या होगा आपका? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसके और शेप कैसी होगी? इन दोनों से मैक्सिमम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की वेव बनेगी, बट स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट वही सेम होनी चाहिए, सेम फेज में होगी ये भी इनके साथ। तो ये आपकी रिजल्टेंट वेव बनेगी कैपिटल वाई। ये आपका Y1 वेव और ये आपका Y2 वेव। तो ये फिनोमिना है, ये डायग्राम है, आपको कौन से इंटरफेरेंस को शो करेगा? कंस्ट्रक्टिव को, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और देखिए स्टूडेंट, इसमें जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड वो कैपिटल A से शो कर दिया, रिजल्टेंट का है ये, और वो कितना आएगा आपका? A1 प्लस A2 आएगा। क्यों आएगा उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरफेरेंस में। इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इसका सेकेंड टाइप पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इंटरफेरेंस का सेकेंड टाइप है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसका डेफिनेशन लिख लें। इन फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस the points where intensity
of light is minimum waves are superposed इन अपोजिट फेज। इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या रहेगा, उसमें सेम फेज था, इसमें अपोजिट फेज रहेगा। अपोजिट फेज इन दिस कंडीशन इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब ऐसा कंडीशन, ऐसे पॉइंट्स बनेंगे इंटरफेरेंस में जहाँ पे लाइट क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। मिनिमम क्यों रहेगी? क्योंकि लाइट वेव्स होते हैं वो क्या करेंगे, अपोजिट फेज में क्या करेंगे, सुपरपोज करेंगे। अपोजिट फेज में क्या करेंगे, सुपरपोज करेंगे। तो वो एक दूसरे को लगभग कैंसिल करते हैं। मतलब इस प्रकार से होता है कि कैंसिल करते हैं। उस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। अब ये अपोजिट फेज क्या होता है, इसके लिए इसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक लाइट वेव है। अब देखिए इसका इनिशिएट पॉइंट ये है, यहाँ मैक्सिमम हो रही है, यहाँ जीरो हो रही है, यहाँ फिर से मिनिमम, यहाँ जीरो। इसका एम्पलीट्यूड है वो A1 है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें होता क्या है, अपोजिट फेज, मतलब दोनों दूसरी वेव का इनिशियल पॉइंट भी सेम है उसी की तरह, बट इसमें होगा क्या कि अपोजिट फेज होने का मतलब ये फिर जीरो मिनिमम की तरफ चलेगा और मिनिमम से जीरो होते हुए फिर मैक्सिमम की तरफ चलेगा। मतलब ऐसी कंडीशन आएगी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। A2 ये माइनस में चलेगी, ऊपर वाला हम प्लस लेते हैं, नीचे वाला माइनस लेते हैं, तो ये अपोजिट फेज हो गई स्टूडेंट। अब अपोजिट फेज होने का मतलब क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। मतलब लाइट से लाइट क्या हो रहा है, मिल रहा है फिर भी, और आपका डार्कनेस जनरेट हो रहा है, अंधेरा उत्पन्न हो रहा है। मतलब एक स्ट्रेंज फिनोमिना होता है और इसको काफ़ी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बोलते हैं कि नहीं, लाइट से लाइट मिले तो क्या होगा, लाइट ही जनरेट होगा, पर ऐसा नहीं होता है। लाइट से लाइट अगर सेम फेज में मिले तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट मिलेगा, और अगर अपोजिट फेज में मिले तो क्या होगा, बिल्कुल जीरो या नल इंटेंसिटी का आपको वेव जनरेट होगा। तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट होगा वो बहुत छोटा सा बना देते हैं हम, बिल्कुल जीरो तो शो नहीं करेंगे। तो ये रिजल्टेंट वेव बनेगी और रिजल्टेंट को हम कैपिटल वाई से शो कर देते हैं। ये Y1 वेव और ये Y2 वेव हो गई। तो ये जो डायग्राम है आपका कौन से इंटरफेरेंस को शो करेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को क्या करेगा, शो करेगा। तो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव के बारे में समझ गए होंगे। कुल मिला के इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ लाइट का इंटेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम हो जाता है पॉइंट्स पे। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ लाइट मैक्सिमम और कुछ पे क्या होता है, मिनिमम। जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ वेव्स क्या होते हैं, सेम फेज में सुपरपोज होते हैं और उसे क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होता है वहाँ लाइट वेव्स क्या होती हैं, अपोजिट फेज में, और क्या होती है, सुपरपोज। वहाँ पे जो इंटरफेरेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इधर मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों के सब्सट्रैक्शन के इक्वल आएगा। A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1 भी आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये आपने कुल मिला के इंटरफेरेंस के बारे में आपने देख लिया है। अब इसके कुछ नेसेसरी कंडीशंस होते हैं वो और देख लेते हैं हम। नेसेसरी कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, नेसेसरी कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। देखिए फर्स्ट है कि जो इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं वो लाइट सोर्स हैं, वो क्या होने चाहिए, कोहेरेंट लाइट सोर्स होने चाहिए। लाइट सोर्सेज आर मस्ट बी कोहेरेंट। लाइट सोर्सेज क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। दूसरा फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स मस्ट बी इक्वल। सेकेंड कंडीशन। थर्ड, और एम्पलीट्यूड
ऑफ वेव्स अप्रोक्सीमेट इक्वल। तो ये 3 नेसेसरी कंडीशन होंगी तभी लाइट वेव्स हैं वो क्या शो करेंगी, इंटरफेरेंस शो करेंगी। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ जो भी आपको बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखा करो। मैंने कल भी बोला था आपको कि जो भी आपको समस्या आती है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है तो भी आप लिखेंगे सर समझ में आ रहा है, जिससे मैं क्या है थोड़ा सा और बेहतरीन कर सकूँ। अगर कोई इसमें मिस्टेक हो रही है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मैं क्या कर सकूँ, इंप्रूव कर सकूँ, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।